हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अवधारणा के बारे में। आखिर क्यों इस काल को भारतीय इतिहास में बदलाव का दौर कहा जाता है? कैसे नए राजवंशों का उदय हुआ, समाज और धर्म में परिवर्तन आए और भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मध्यकालीन भारत था क्या। तो भारत का इतिहास बहुत विशाल और प्राचीन है। इतिहास को समझने में आसानी हो इसलिए इतिहासकारों ने इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल भारतीय इतिहास का सबसे पुराना भाग माना जाता है। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर लगभग 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, महाजनपद बने, मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य स्थापित हुए, विज्ञान, गणित, साहित्य और कला में भी बहुत उन्नति हुई। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मध्यकाल। अब बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल भारत ऐसा काल है, भारत के इतिहास का वह समय है जो लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। यह काल प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच का समय था। इस दौरान भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया। इतिहासकारों ने मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है, और उत्तर मध्यकाल जो 1200 ईस्वी से लगभग 1700 या 1750 ईस्वी तक माना जाता है। पहला है प्रारंभिक मध्यकाल। इस समय भारत में कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जैसे राजपूत वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। दक्षिण भारत में चोलों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। मंदिर स्थापत्य कला का भी बहुत विकास हुआ। इसी समय अरबों का भारत में आगमन हुआ और भारत का संपर्क नई संस्कृतियों से बढ़ा, क्योंकि जब अरब लोग हमारे भारत में आए तो उनकी संस्कृतियां भी हमसे मिली और हमारी संस्कृतियां भी उनसे मिली। इसी कारण भारत नई संस्कृतियों से बनने लगा, नई संस्कृतियों से बढ़ा। उत्तर मध्यकाल क्या होता है देखते हैं। इस काल में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शासन आया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शामिल थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत पर शासन किया। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषता में से सबसे पहली जो आती है वो है नई शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी नई राजनीतिक व्यवस्था इस काल में स्थापित हुई। दूसरी है धर्म और संस्कृति का प्रभाव। इस समय हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों का मेल देखने को मिला। इसी से भारत में मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। थर्ड है कला और स्थापत्य का विकास। कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला जैसी अद्भुत इमारतें इसी काल में बनी। फोर्थ है भाषा और साहित्य का विकास। फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ा और हिंदी, उर्दू जैसी भाषाओं का विकास हुआ। पांचवा है व्यापार और अर्थव्यवस्था। भारत में व्यापार का अरब, फारस और यूरोप तक फैल गया। भारत यानी कि भारत अरब, फारस और यूरोप जैसे देशों से भी व्यापार करने लगा। मध्यकाल का सबसे बड़ा जो महत्व है वो है इसमें नई संस्कृतियों का मेल हुआ, कला और वास्तुकला विकसित हुई, नई भाषाओं का जन्म हुआ, भारत में बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। यही काल आगे चलकर आधुनिक भारत। अब जब हमने मध्यकालीन भारत को समझ लिया है तो आगे जानते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अवधारणा क्या थी और इतिहास में से किस रूप में देखा जाता है।
ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत के इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय को सामान्यतः प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। यह वह समय था जब प्राचीन भारत की पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही थी और नई व्यवस्थाओं का विकास हो रहा था। इसी कारण इतिहासकार इसे केवल समय का कालखंड नहीं मानते, बल्कि बड़े परिवर्तन का युग कहते हैं। इस समय भारत में राजनीतिक सत्ता, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे पहला था राजनीतिक परिवर्तन। प्रारंभिक काल मध्यकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई बड़ा अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं रहा। अब कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से प्रमुख राजवंश थे उत्तर भारत में राजपूत वंश, दक्षिण भारत में थे चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश, पूर्व भारत में थे पाल वंश, पश्चिम भारत में थे प्रतिहार। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। राजाओं का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करना था, जिससे सामंतवाद का विकास हुआ। इस काल में सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। राजा अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन की जगह भूमि देने लगे। भूमि पाने वाले सामंत कहलाते थे। धीरे धीरे ये सामंत शक्तिशाली बन गए और कई बार राजा को चुनौती भी देने लगे। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। दूसरा था सामाजिक परिवर्तन। प्रारंभिक मध्यकाल में समाज में भी बड़े बदलाव हुए। नई जातियों का उदय हुआ। जैसे इस समय अनेक नई जातियों और उपजातियों का निर्माण हुआ। व्यवसाय के आधार पर समाज विभाजित होने लगा। कई जनजातियां मुख्य आधार के समाज में शामिल हुई। राजपूतों का उदय हुआ। इसी काल में राजपूत शक्ति उभर कर सामने आई। राजपूत वीरता, युद्ध कला और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर होने लगी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं को प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि कुछ राजघरानों में महिलाओं को सम्मान भी प्राप्त था। तीसरा था आर्थिक परिवर्तन। कृषि का विस्तार। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कृषि भूमि का विस्तार होना। जंगलों को काटकर नई भूमि खेती के लिए तैयार की गई थी। नई सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने तालाब और नहरें बनवाई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। भूमि दान प्रथा। राजा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भूमि दान देने लगे। इससे गांवों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। व्यापार और नगर। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि व्यापार में गिरावट आई, लेकिन दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार काफी बढ़ा। भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों से होने लगा। फोर्थ था धार्मिक परिवर्तन। प्रारंभिक मध्यकाल धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस समय लोग कठिन यज्ञों और कर्म कांडों से हटकर भगवान की भक्ति पर जोर देने लगे। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। मंदिरों का महत्व बढ़ने लगा। मंदिरों में केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे शिक्षा, कला, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी और वहां बड़ी संख्या में लोग कार्य करते थे। पांचवा था सांस्कृतिक परिवर्तन। इस काल में कला और संस्कृति का भी अद्भुत विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। भारत में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर प्रसिद्ध हुए, जैसे कि खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर, तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने लगा। इस समय में संस्कृत के साथ तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी साहित्य। लेकिन इतिहासकारों की राय हमेशा एक जैसी नहीं रही। अब जानते हैं कि इस समय को लेकर इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या था। तो जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तब भारत में बहुत बड़े बदलाव आए। कुछ इतिहासकारों ने इसे अंधकार और पतन का काल कहा, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह नए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का युग था। ताकि सच्चाई क्या थी? क्या भारत पीछे चला गया था या फिर एक नए भारत की शुरुआत हो रही थी? कुछ इतिहासकारों का मानना था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत का पतन शुरू हो गया
उनके अनुसार इस समय राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, व्यापार कमजोर हुआ, शहरों का विकास रुक गया और समाज पिछड़ने लगा। आइए इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नए राज्यों का निर्माण। गुप्त साम्राज्य टूटने के बाद पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए, जैसे पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य, चोल और पल्लव आदि। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। इतिहासकारों का मानना था कि जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं रहती तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है। दूसरा था राजनीतिक एकता समाप्त होना। मौर्य और गुप्त काल में भारत के बड़े हिस्से पर एक ही सत्ता का नियंत्रण था, लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल में ऐसा नहीं रहा। हर क्षेत्र में अलग राजा और अलग शक्तियां उभर गई। इस कारण आंतरिक संघर्ष बढ़े, राज्यों में प्रतिस्पर्धा हुई और विदेशी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ गया। इसी वजह से कुछ इतिहासकार इसे राजनीतिक विघटन का काल कहते हैं। तीसरा था व्यापार में कमी होना। इतिहासकार के अनुसार इस समय व्यापार कमजोर पड़ गया था, विशेषकर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी व्यापार घटा, सोने के सिक्कों का उपयोग कम हुआ, लंबी दूरी का व्यापार कमजोर पड़ा। जब व्यापार कम हुआ तो नगरों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई। चौथा था शहरों का कमजोर होना। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली जैसे बड़े नगर प्रसिद्ध थे, लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल में कई नगर कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि व्यापार घट रहा था, शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और लोग गांवों की ओर अधिक निर्भर हो रहे थे। इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे ग्रामीणकरण का युग भी कहा है। दूसरा है हमारा जो आता है वो है परिवर्तन का युग। आधुनिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण था कि यह परिवर्तन का युग था। अब आधुनिक इतिहासकार इस काल को केवल पतन का युग नहीं मानते, वे कहते हैं कि यह वास्तव में परिवर्तन का युग था, अर्थात पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही थी और नई व्यवस्था जन्म ले रही थी। जैसे पहली कृषि का विस्तार हुआ, इस समय कृषि का बहुत विस्तार हुआ, जंगलों को काटकर नई भूमि खेती योग्य बनाई गई, नई जातियां और जनजातियां कृषि समाज में शामिल हुई। राजाओं द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, मंदिरों द्वारा और सामंतों द्वारा भूमि दान दी जाती थी। इससे नई बस्तियां बसने लगी, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका केंद्र शहरों से गांवों की ओर बदल रहा था। दूसरा था नई जातियां और समाज का विकास। इस समय समाज में कई नई जातियां उभरी, कई जनजातियां धीरे धीरे हिंदू समाज का हिस्सा बनने लगी। सामंतवाद की व्यवस्था भी विकसित हुई, जहाँ स्थानीय शासकों और भूमि स्वामियों की शक्ति बढ़ने लगी। इस प्रकार समाज में नई संरचनाएं बढ़ रही थी। तीसरा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। यह इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नई भाषाएं विकसित हुई, क्षेत्रीय साहित्य बढ़ा, स्थानीय कला और संस्कृति का विकास हुआ। जैसे तमिल साहित्य दक्षिण में हुआ, कन्नड़ और तेलुगु साहित्य बंगाल में, राजस्थान में, कश्मीर की क्षेत्रीय परंपराएं, यानी भारत सांस्कृतिक रूप से और अधिक विविध बन रहा था। फोर्थ है मंदिर स्थापत्य का विकास। इस समय मंदिर निर्माण बहुत तेजी से बढ़ा। राजाओं ने अपनी शक्ति और धार्मिक आस्था दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवाए, जैसे खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर, दक्षिण भारत के चोल मंदिर। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा के केंद्र, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में सांस्कृतिक ऊर्जा बनी हुई थी। कुछ पुराने इतिहासकारों ने इस काल को अंधकार का युग, पतन का युग और अव्यवस्था का युग कहा, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने जैसे रामशरण शर्मा ने बताया कि यह केवल पतन नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अब देखते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की समय सीमा। इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभिक मध्यकाल की समय सीमा 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है, यानी लगभग 450 वर्षों का यह काल भारतीय इतिहास में परिवर्तन का युग माना जाता है। 750 ईस्वी से ही शुरुआत क्यों मानी गई? अब प्रश्न ये आता है। तो इसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि पहला है गुप्त साम्राज्य के बाद राजनीतिक परिवर्तन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे बड़े साम्राज्यों की जगह छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। 750 ईस्वी तक आते आते भारत में नए राजवंश मजबूत हो चुके थे।
जैसे पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। इन राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि इस समय से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा था क्षेत्रीय राज्यों का उदय। प्राचीन काल में बड़े साम्राज्यों का प्रभाव था, लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल में क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में अलग अलग राज्यों का विकास हुआ। जैसे बंगाल में पाल, गुजरात में चालुक्य, दक्षिण भारत में चोल, राजस्थान में राजपूत राज्य। इससे भारत की राजनीति क्षेत्रीय स्वरूप लेने लगी। कृषि का विस्तार। इस काल में जंगलों को साफ करके नई भूमि को खेती योग्य बनाया गया। कई नए गांव बसाए गए। राजाओं ने किसानों और ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दूसरा था सामंतवाद। चौथा था सामंतवाद का विकास। इस समय एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसे सामंतवाद कहा जाता है। राजा अपने अधिकारियों और सैनिकों को भूमि दान में देते थे, बदले में वे राजा की सहायता करते थे। धीरे धीरे सामंत शक्तिशाली बनने लगे और स्थानीय प्रशासन संभालने लगे। मंदिर स्थापत्य का विकास। प्रारंभिक मध्यकाल मंदिर निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। इस समय भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। उदाहरण जैसे कि खजुराहो मंदिर, कोणार्क मंदिर की प्रारंभिक परंपरा। दक्षिण भारत के चोल मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र भी माना जाता था। सिक्स्थ है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। इस काल में अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं और संस्कृतियां विकसित होने लगी, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, राजस्थान। क्षेत्रीय साहित्य और लोक परंपराओं का भी विकास हुआ। सातवां था व्यापार और नगरों में परिवर्तन। प्राचीन काल की तुलना में कुछ क्षेत्रों में व्यापार कमजोर हुआ, लेकिन कई नगरों का महत्व कम हो गया। लेकिन दूसरी ओर दक्षिण भारत और समुद्री व्यापार वाले क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा भी। इसलिए यह काल परिवर्तन का काल माना जाता है। 1200 ईस्वी तक ही क्यों माना गया, ये भी लोग सवाल पूछ सकते। तो तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1200 ईस्वी के आसपास। भारत में तुर्क आक्रमण तेज हो गए थे। मोहम्मद गोरी की विजय के बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। यहाँ से भारतीय इतिहास का नया चरण शुरू हुआ, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसलिए इतिहासकार 1200 ईस्वी को प्रारंभिक मध्यकाल। अब समझते हैं कि आखिर इस समय की मुख्य विशेषताएं क्या थी, जिन्होंने इसे अलग पहचान दी। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे हुनों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक कमजोरी, बड़े साम्राज्यों को संभालने में कठिनाई। जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तब पूरे भारत में राजनीतिक एकता टूट गई। अब भारत एक बड़े साम्राज्य के अधीन नहीं रहा, उसकी जगह अलग अलग छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। यहीं से प्रारंभिक मध्यकाल की राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आई। हर क्षेत्र में स्थानीय राजा शक्तिशाली बनने लगे। वे अपने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित। अब हम समझते हैं इनके प्रमुख राजवंशों के बारे में। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश थे, जिसमें से पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इनका उदय राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हुआ। इनकी राजधानी पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज बनी। प्रमुख शासक थे इनके नागभट्ट प्रथम। अरब आक्रमणकारियों को हराया था इन्होंने और भारत में अरबों के आगे बढ़ने की शक्ति को रोका था। और दूसरे जो शासक थे वो थे मिहिर भोज। प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनका साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल बड़ा था और इस राजवंश की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी कि अरब आक्रमणों से इन्होंने भारत की रक्षा की थी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था और कला और संस्कृति का संरक्षण किया था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये 3 ऐसे वंश थे, राजवंश थे, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबा युद्ध किया था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। दूसरा वंश है पाल वंश। पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की। इसके प्रमुख शासक धर्मपाल थे। पाल वंश के सबसे महान शासक थे।
उसने बिहार और बंगाल तक साम्राज्य फैलाया। दूसरे जो शासक थे वो थे देवपाल। साम्राज्य को और भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली बनाया था इन्होंने। इस वंश की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे ये। इन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा संरक्षणा की। शिक्षा और संस्कृति का विकास किया इन्होंने। पाल शासकों के कारण पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म लंबे समय तक सुरक्षित रहा। तीसरा वंश था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन इनका प्रभाव उत्तर भारत तक भी फैला हुआ था। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। इसके प्रमुख शासक ध्रुव उत्तर भारत तक विजय अभियान चलाया था इन्होंने। और गोविंद तृतीय यानी कि अत्यंत शक्तिशाली शासक थे ये, और कई राज्यों को पराजित भी कर चुके थे। तीसरे जो शासक है वो है अमोघवर्ष। साहित्य और कला का संरक्षक थे ये, बहुत बड़े। इस राजवंश की विशेषता की थी कि इन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष में भाग लिया था। कला और स्थापत्य का विकास किया इन्होंने, और एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया इन्होंने। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। यह भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। चौथे जो राजवंश थे वो थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आते हैं अब, जिसमें पहला है चोल डायनेस्टी। चोल वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। इनका क्षेत्र तमिलनाडु था। इसके प्रमुख शासक थे राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को शक्तिशाली इन्होंने बनाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। दूसरा जो शासक थे वो थे राजेंद्र प्रथम। दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाया था इन्होंने, और नौसेना को मजबूत बनाया था। इस वंश की जो विशेषता है वो थी कि शक्तिशाली नौसेना थी। यहाँ पे समुद्री व्यापार का विकास हुआ था इस वंश ने, और गांव प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्था भी इन्होंने की थी। मंदिर को भी स्थापित किया था, उत्कर्ष किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो था वो चोल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। पांचवा वंश था पल्लव वंश। पल्लव डायनेस्टी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसके प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन कला और स्थापत्य को बढ़ावा दिया था इन्होंने। और दूसरे जो शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन। चालुक्यों को हराया था इन्होंने, और महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए थे। इस वंश की जो विशेषता है वो है द्रविड़ स्थापत्य शैली का विकास किया था इन्होंने, और शैलीकृत मंदिरों का निर्माण भी करा था। महाबलीपुरम मंदिर भी इसी वंश ने बनाया था। सिक्स जो वंश है वो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासन दक्षिण और पश्चिम भारत में था। इनकी राजधानी बादामी थी। इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। सबसे महान चालुक्य शासक माने जाते हैं ये। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। इस वंश की जो विशेषता है वो है मंदिर स्थापत्य का विकास किया था इन्होंने भी, और उत्तर और दक्षिण भारतीय कला का मिश्रण था ये। ऐहोल और पटगल के मंदिर। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। ये संघर्ष केवल युद्ध नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीति प्रभुत्व की लड़ाई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का अर्थ है तीन शक्तियों के बीच होने वाला संघर्ष। प्रारंभिक मध्यकाल में लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन राजवंशों में लगातार युद्ध हुआ। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश। अब सवाल आता है कि कन्नौज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसे कन्यकुब्ज भी कहा जाता था। गंगा नदी के पास होने के कारण यह नगर व्यापार, परिवहन और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। प्रारंभिक मध्यकाल में जो राजा कन्नौज पर शासन करता था उसे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। क्यों? क्योंकि इससे पहले सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय कन्नौज पूरे उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बन गया था। इसलिए बाद के राजाओं को लगता था कि यदि वे कन्नौज जीत ले तो उन्हें भी महान सम्राट माना जाएगा। कन्नौज पर अधिकार का मतलब केवल एक शहर जीतना नहीं था, यह पूरे उत्तर भारत में प्रभाव स्थापित करना था।
इसलिए तीनों तीनों बड़े राजवंश गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राजपूत वंश सभी कन्नौज को अपने अधीन करना चाहते थे। इसी कारण इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज उस समय भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर माना जाता था। यहाँ से कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे जो उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात, दक्कन क्षेत्रों को जोड़ते थे। गंगा नदी के कारण जल मार्ग से व्यापार भी आसान था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, इस कारण यहाँ कृषि उत्पादन अधिक होता था। कृषि उत्पादन का मतलब जैसे अधिक कर आना, अधिक धन आना और मजबूत सेना। इसलिए जो राजा कन्नौज पर शासन करता था उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती थी। और कन्नौज केवल राजनीति की और व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ विद्वानों, कवियों और धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण मिलता था। सम्राट हर्षवर्धन के समय कन्नौज सांस्कृतिक वैभव का केंद्र बन गया था। कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, उत्तर भारत पर नियंत्रण दिलाता था और आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा लाभदायक था। इसी कारण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत वंश लगातार इस संघर्ष के अंदर 3 राजवंश जुड़े थे: गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राजपूत वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका राज्य पश्चिम और उत्तर भारत में फैला था। राजस्थान और गुजरात इनके प्रमुख क्षेत्र थे। इनके प्रमुख शासक थे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार अरब आक्रमणों को रोकने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने पश्चिम से आने वाले अरबों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। दूसरा पाल वंश। पाल वंश का शासन बंगाल और बिहार क्षेत्र में था। इस वंश के प्रमुख शासक थे गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। पाल शासक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्रों को भी संरक्षण दिया था। तीसरे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे। इनके प्रमुख शासक ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष थे। राजपूत कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने एलोरा और कैलाश मंदिर बनवाया था। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कोई भी वंश स्थायी रूप से कन्नौज पर नियंत्रण नहीं कर सका, क्योंकि कोई भी जीत नहीं पाया। एक दूसरे पे कहीं लगातार युद्ध होते रहे थे, इसलिए कोई भी इस पे लगातार नियंत्रण नहीं कर पाया। स्थायी रूप से कोई भी इसका कन्नौज का राजा नहीं रहा। इस संघर्ष ने तीनों राजवंशों की शक्तियों को गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। देश में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें से एक थे राजपूत राज्य। राजपूतों ने बहादुरी, युद्ध कला और स्वाभिमान के आधार पर अपने राज्य स्थापित किए। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजपूत मुख्य रूप से योद्धा वर्ग से संबंधित थे। इनका मुख्य कार्य युद्ध करना और अपने राज्य की रक्षा करना था। इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत थे। जैसे पहले सूर्यवंशी, कुछ राजपूत को भगवान राम के सूर्यवंश से जोड़ते थे। दूसरे चंद्रवंशी भी कहा जाता था। कुछ राजपूत अपने को खुद को चंद्रवंश से मानते थे। और अग्निकुल सिद्धांत, इसके अनुसार कुछ राजपूत की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई मानी जाती थी। राजपूत राज्य के उदय के कई कारण थे, जिसमें से पहला था गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी। इससे अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी थी। दूसरा था राजनीतिक अस्थिरता। देश में छोटे छोटे राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ गया। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली योद्धा शासकों का महत्व बढ़ा और राजपूत शक्तियों मजबूत हुई। विदेशी आक्रमण। हुनों और अन्य विदेशी आक्रमणों से भारत की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी। राजपूतों ने इन आक्रमणों का सामना किया और अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हुए। और चौथा था सामंतवाद का विकास। इस काल में बड़े राजा अपने अधीन छोटे सामंतों को भूमि देते थे। धीरे धीरे ये सामंत शक्तिशाली बनकर स्वतंत्र शासक बन गए। इन्हीं में से कई राजपूत वंश उभरे।
अब हम उन प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से पहले थे चौहान वंश। चौहान राजपूतों का सबसे प्रसिद्ध वंश था। इनकी राजधानी पहले अजमेर और बाद में दिल्ली बनी। सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुए और यह युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा जो वंश था वो था परमार वंश। परमार वंश का शासक मालवा क्षेत्र में था। इनकी राजधानी थी धार। सबसे प्रसिद्ध शासक इसके जो थे वो थे राजा भोज। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान और कला के प्रेमी भी थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था। आज भी राजा भोज का नाम सम्मान से लिया जाता है। तीसरा जो वंश था वो था सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का शासन गुजरात क्षेत्र में था। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। इस वंश के शासकों ने व्यापार और मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। मोढेरा सूर्य मंदिर सोलंकी शासकों ने द्वारा बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। चौथे थे चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासक बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी खजुराहो का मंदिर। ये मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजपूतों की कई सारी विशेषताएं भी है, जैसे कि वो वीरता और स्वाभिमानी थे, युद्ध प्रिय जीवन था उनका, कला और संस्कृति का संरक्षण करते थे। राजपूत शासक मंदिर, किले और साहित्य को बढ़ावा दिया था। सामंतवादी व्यवस्था राजपूत शासन में सामंतों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। राजपूतों ने अनेक भव्य मंदिर और किले भी बनवाए, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, खजुराहो मंदिर, दिलवारा मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। हालांकि राजपूत बहुत वीर थे, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। अब समझते हैं कि सामंतवाद क्या होता था। तो सामंतवाद या फ्यूडलिज्म ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा अपनी भूमि का कुछ भाग अधिकारियों को या सैनिकों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को दे देता था। इसके बदले में वे लोग राजा को सैन्य सहायता यानी कि सेना की सहायता देते थे, युद्ध में सेना भेजते थे, कर वसूलते थे और राजा के प्रति वफादार रहते थे। यानी भूमि के बदले सेवा। सरल शब्दों में कहूँ तो भूमि दो और बदले में सुरक्षा तथा सैन्य सहायता लो। इसी व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता था। अब आप सोच रहे होगे कि सामंत व्यक्ति कौन थे। तो सामंत वे शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जिन्हें राजा द्वारा भूमि दी जाती थी। इनमें शामिल हो सकते थे जैसे बड़े सैनिक अधिकारी, स्थानीय शासक, युद्ध में मदद करने वाले वीर योद्धा, राज परिवार के सदस्य और बड़े जमींदार। ये अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाते थे और बदले में राजा की सहायता करते थे। सामंतवाद की शुरुआत हुई थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। भारत में राजनीतिक एकता कमजोर हो गई थी, जिसके कारण छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बाद ही प्रारंभिक मध्यकाल शुरू हुआ था। इसलिए ये सबसे मेन पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। अब हर राजा के लिए पूरे राज्य पर सीधे नियंत्रण रखना कठिन हो जाता था, इसलिए राजाओं ने भूमि बांटना शुरू किया, स्थानीय शक्तियों को अधिकार दिए और उनसे सैन्य सहायता लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही व्यवस्था सामंतवाद बन गई। राजा और सामंतों का संबंध भी बहुत अच्छा हो गया था। राजा सबसे बड़ा शासक माना जाता था और उसके नीचे सामंत होते थे। सामंतों के कर्तव्य सिर्फ यही थे कि वो युद्ध में सेना भेजे, कर दे, राजा के प्रति वफादार रहे और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखे। बदले में राजा उन्हें भूमि, पद, सम्मान और विशेष अधिकार देते थे। सामंतों को जो भूमि मिलती थी उससे वे किसानों से कर वसूलते थे। किसान खेती करते थे और बदले में कर देते थे। यह कर कई रूपों में हो सकता था, जैसे कि अनाज, धन या श्रम। सामंत उसी कर की से अपनी सेना और प्रशासन चलाते थे। समय के साथ कई सामंत बहुत शक्तिशाली बन गए। उनके पास अपनी सेना,
अपने किले, धन और प्रशासनिक अधिकार होते थे। कुछ सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि वे राजा को चुनौती देने लग गए थे। सामंतवाद के कारण समस्याएं भी कई पैदा हुई, जैसे कि राजनीतिक विखंडन, जैसे कि देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसकी वजह से आपसी युद्ध, सामंत अक्सर आपस में लड़ा जाते थे। तीसरा था किसानों पर बोझ, किसानों से ज्यादा कर वसूला जाता था, इसलिए किसानों पर भी बोझ था। फोर्थ थी केंद्रीय सत्ता कमजोर, अब राजा की शक्ति कम होने लगी थी। क्यों? क्योंकि राजा जब सामंतों को अपनी भूमि, पैसे, धन ये सब देने लग गए थे, तो राजा की शक्तियां तो कम हो रही थी ना, तो राजा को कम हाँकने लगे थे, लोग कम मानने लगे थे। लेकिन सामंतवाद की कुछ हानियां हैं तो कुछ लाभ भी है, जैसे दूर दराज क्षेत्रों का प्रशासन भी आसानी से हुआ, सेना जल्दी तैयार हो जाती थी, स्थानीय सुरक्षा मजबूत हुई थी और कृषि का विस्तार हुआ था। भारत में सामंतवाद के भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि प्रारंभिक मध्यकाल में कई राजवंशों में सामंतवादी व्यवस्था दिखाई देती है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, चोल साम्राज्य। इन राज्यों में स्थानीय शासकों और सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। इतिहासकार के अनुसार भारतीय सामंतवाद यूरोप में सामंतवाद से थोड़ा अलग था। भारत के अंदर जाति व्यवस्था का प्रभाव था, मंदिरों को भी भूमि दान दी जाती थी और स्थानीय प्रशासन अधिक महत्वपूर्ण था। फिर भी भूमि के बदले सेवा की व्यवस्था दोनों जगह समान। अब हमने ये तो जान लिया कि सामंतवाद किसे कहते, लेकिन सामंतवाद का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें से पहला जो प्रभाव है वो है केंद्रीय शक्तियां कमजोर हुई। सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि राजा की केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो गई थी। पहले बड़े राज्य साम्राज्य होते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि, इनमें पूरा शासन राजा के नियंत्रण में रहता था। लेकिन सामंतवाद आने के बाद राजा ने अपनी भूमि और अधिकार छोटे छोटे सामंतों को दे दिए। ये सामंत अपने क्षेत्र का शासन चलाते थे, कर वसूलते थे, सेना रखते थे और कभी कभी राजा की बात भी नहीं मानते थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि राजा नाम मात्र का शासक रह गया, जबकि असली शक्ति स्थानीय सामंतों के हाथ में चली गई। इसका परिणाम क्या हुआ? तो बड़े साम्राज्य टूटने लगे, राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी, कई छोटे राज्य बन गए, आपसी युद्ध बढ़ गए। उदाहरण के लिए माने तो राजपूत काल में कई छोटे छोटे राज्य थे जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सरल शब्दों में कहूं तो राजा कमजोर होता गया और सामंत शक्तिशाली बनते गए। दूसरा जो प्रभाव था वो था स्थानीय शक्तियां मजबूत हुई। सामंतों का दूसरा बड़ा प्रभाव था स्थानीय शक्तियों का उभरना। जो सामंत पहले राजा के अधीन थे, वे धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक बनते चले गए। उनके पास अपनी सेना, प्रशासन, किले और आर्थिक शक्ति होने लगी। कई सामंत बाद में खुद राजा बन बैठे। इससे क्या हुआ? क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ, स्थानीय संस्कृतियां विकसित हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग पहचान बनी, जैसे चौहान, परमाल, चंदेर, सोलंकी जैसे राजवंश पहले सामंत थे लेकिन बाद में शक्तिशाली शासक बन गए। इसके कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जैसे स्थानीय स्तर पर प्रशासन मजबूत हुआ क्योंकि सामंत अपने क्षेत्रों को सीधे नियंत्रित करते थे। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये था कि पूरे देश में एकता कमजोर हो गई थी। तीसरा जो था प्रभाव वो था किसानों पर कर बढ़ा। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव की, जो थी वो किसानों की स्थिति। सामंत अपने क्षेत्रों से अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। किसानों को भूमि कर देना पड़ता था, फसल का हिस्सा देना पड़ता था, कई बार बेगार यानी मुफ्त मजदूरी भी करनी पड़ती थी। किसानों की स्थिति कैसी हो गई थी? जैसे कि किसान गरीब होते गए, उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया, उनका जीवन कठिन हो गया था। कई किसान सामंतों पर निर्भर हो गए, वे अपनी इच्छा से भूमि नहीं छोड़ सकते थे। समाज में अमीर और गरीबी के बीच अंतर बढ़ने लगा। राजा और सामंत विलासिता में रहते थे, किसान कठिन जीवन जीने लग गए थे। फोर्थ में जो प्रभाव है वो है ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हुई। सामंतवाद का एक सबसे बड़ा प्रभाव यही था कि इस ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हो रही थी। उस समय व्यापार, शहरों का महत्व
कुछ कम होने लगा था और लोग गांव में अधिक रहने लगे थे। आर्थिक उत्पादन का मुख्य केंद्र बन गया था गांव। खेती सबसे बड़ा व्यवसाय बन गई थी। सामंत गांवों से ही कर वसूलते थे, अनाज प्राप्त करते थे और अपनी शक्ति बढ़ाते थे। गांव में ही खेती, कुटीर उद्योग, लोहार, बढ़ई, कुम्हार जैसे कार्य होने लगे। यानी गांव अपनी अधिकांश जरूरतें खुद ही पूरी करने लगा था। जिससे कृषि का विस्तार हो गया, ग्रामीण समाज संगठित हो गया, लेकिन शहरों का विकास धीमा पड़ गया। सामंतवाद के कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव में जैसे स्थानीय प्रशासन मजबूत हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, गांव आत्मनिर्भर बने, क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई। लेकिन नकारात्मक प्रभाव थे, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, देश राजनीतिक रूप से बट गया, किसानों का शोषण बढ़ा और आपसी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी कि लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत में खेती का क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा। पहले जिन जगहों पर घने जंगल थे, उन जंगलों को काटकर कई जमीन खेती के लिए तैयार की गई। नई नई बस्तियां बसाई गई और अधिक लोगों ने कृषि कार्य शुरू किया। यह प्रक्रिया कृषि का विस्तार कहलाई। इसी समय राजा और सामंत अधिक राजस्व यानी कर प्राप्त करना चाहते थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसीलिए उन्होंने लोगों को नई भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। घने जंगलों को काटा गया और वहां खेत बनाए गए। कई आदिवासी क्षेत्रों को भी कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया, जैसे कि गंगा घाटी के कई भाग, मध्य भारत के वन क्षेत्र, दक्षिण भारत के जंगल वाले इलाके, इन सभी क्षेत्रों में खेती का विस्तार हुआ। जहाँ नई खेती शुरू हुई वहाँ गांव भी बसने लगे। पहले जो स्थान खाली या जंगल था वहाँ अब किसान रहने लगे, कुएं और तालाब बनने लगे, मंदिर बनाए गए, बाजार विकसित हुए। इस तरह कृषि के साथ साथ ग्रामीण जीवन भी बहुत मजबूत होता गया। राजा और सामंत कृषि विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये किसानों को भूमि देते थे और बदले में उनसे कर लेते थे। कई बार ब्राह्मणों और मंदिरों को भी भूमिदान दी जाती थी। इसे भूमिदान प्रथा कहा जाता है। भूमि प्राप्त करने वाले लोग वहाँ खेती करवाते थे और नए गांव बसाते थे। इस समय खेती के तरीके भी पहले से बेहतर हुए। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि लोहे का हल अधिक उपयोग होने लगा, बैलों द्वारा जुताई, सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, तालाब और नहरों का निर्माण हुआ। इनसे उत्पादन बढ़ा और अधिक फसलें उगाई जाने लगी। खेती के विस्तार में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तालाब, झीलें, नहरें बनाई गई। विशेष चोल साम्राज्य ने सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने बड़े बड़े जलाशय बनवाए, जिससे खेती को पानी मिलता था और उत्पादन बढ़ता था। खेती बढ़ने से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ता गया। किसानों को भूमि कर, उपज का हिस्सा, अन्य प्रकार के कर देने पड़ते थे। कई बार किसानों को सामंतों के अधीन काम करना पड़ता था। इस कारण उनकी स्थिति हमेशा अच्छी नहीं थी। अब समझते हैं कि कृषि विस्तार और समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, गांव आर्थिक जीवन का केंद्र बन गए। दूसरा था जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि नई भूमि मिलने से अधिक लोग भी वहां पे बसने लगे। तीसरा था राज्यों की आय बढ़ी, राजाओं को अधिक कर मिलने लगा तो राज्य की आय तो बढ़ेगी सही। फोर्थ है नए सामाजिक वर्ग बने, भूमिदारी, सामंत, कृषक वर्ग मजबूत हुए। व्यापार को बढ़ावा मिला, अधिक उत्पादन होने से बाजार और व्यापार विकसित भी होने लगे थे। क्योंकि उत्पादन ज्यादा था, चीजें ज्यादा थी, तो बिक्री भी। अब समझते हैं कि भूमि दान प्रथा क्या थी। तो प्रारंभिक मध्यकाल में राजा अपनी भूमि का कुछ भाग ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों और अधिकारियों और सामंतों को दान में देते थे। इस व्यवस्था को ही भूमिदान प्रथा कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो राजा किसी व्यक्ति या संस्था को जमीन देता था और बदले में उनसे धार्मिक, प्रशासनिक या सैन्य सहायता प्राप्त करता था। अब प्रश्न आता है कि राजा भूमिदान क्यों देते थे। इसके कई कारण थे। धार्मिक कारण थे, राजा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि देकर धार्मिक पुण्य प्राप्त करना चाहते थे। उस समय यह माना जाता था कि ब्राह्मणों को दान देने से राजा की प्रतिष्ठा और धर्म दोनों मजबूत होते हैं। दूसरा था प्रशासन चलाने के लिए,
राजा अपने अधिकारियों और सामंतों को वेतन की जगह भूमि दे देते थे। इससे राजा को नगद धन कम खर्च करना पड़ता था। तीसरा था सैन्य सहायता के लिए। राजा सामंतों को भूमि देते थे तो बदले में उनसे युद्ध के समय सेना और सुरक्षा प्राप्त करते थे। यही व्यवस्था आगे चलकर सामंतवाद को मजबूत करती थी। फोर्थ था नई भूमि पर खेती बढ़ाने के लिए। कई बार जंगलों और खाली भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए भी भूमि दान दी जाती थी। दान पाने वाले लोग वहां नए गांव बसाते थे और खेती शुरू करवाते थे। किन लोगों को भूमि दान दी जाती थी? तो ब्राह्मणों को दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कई जगह ब्राह्मण देय कहा जाता था। उन्हें कर मुक्ति भूमि दी जाती थी, जहाँ पे मतलब उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। दूसरा था मंदिर और मठों को दी जाती थी। मंदिरों को दी गई भूमि से होने वाली आय का उपयोग पूजा, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में होता था। दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों के पास विशाल भूमि होती थी। और तीसरे थे सामंत और सैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। राजा अपने सामंतों को भूमि देकर उनसे निष्ठा और सैन्य सहायता प्राप्त करते थे। धीरे धीरे ये सामंत शक्तिशाली बनते गए और लास्ट से भूमिदान प्रथा का क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है कि इस प्रथा का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा क्या। तो सकारात्मक प्रभाव देखें तो कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि जंगल साफ करके नई भूमि खेती के लिए तैयार की गई थी। इस पे कृषि उत्पादन बढ़ा। सेकंड थे नए गांवों का विकास हुआ। तीसरा था धार्मिक सोच संस्कृति का विकास हुआ। मंदिर और मठ शिक्षा तथा सांस्कृतिक केंद्र बने। कला और स्थापत्य को बढ़ावा मिला। वही सब जो सामंतवाद के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव थे, अधिकतर देखे जाए तो भूमिदान प्रथा के भी वही प्रभाव है। जैसे नकारात्मक प्रभाव में यहाँ पे आ गया किसानों पर दबाव बढ़ा, किसानों की सब स्वतंत्रता तक कम हो गई। तीसरा है सामंत शक्तिशाली हो गए। मतलब अगर देखें ना तो भूमिदान प्रथा और अब देखते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय काल में व्यापार की स्थिति क्या थी। तो प्रारंभिक मध्यकाल यानी कि लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत की आर्थिक व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। इस समय कुछ क्षेत्रों में व्यापार कमजोर हुआ, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेजी से विकास भी हुआ। पहले प्राचीन काल में बड़े बड़े शहर और व्यापारिक मार्ग बहुत सक्रिय थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक एकता टूट गई और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका असर व्यापार पर भी पड़ा। कुछ क्षेत्रों में व्यापार कमजोर क्यों हुआ? तो अब सवाल यही आता है कि व्यापार कमजोर हुआ क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी कई कारण हैं। राजनीतिक अस्थिरता सबसे पहला कारण है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे राज्य बने। राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। युद्धों के कारण व्यापारिक मार्ग में सुरक्षित नहीं रहे। व्यापारियों को यात्रा करने में खतरा महसूस होने लगा और इससे कई क्षेत्रों में व्यापार कम हो गया। दूसरा था शहरों का पतन। बड़े नगर धीरे धीरे कमजोर होने लगे। जब शहर कमजोर हुए तो बाजार और व्यापारिक गतिविधियां भी कम हो गई। कई व्यापारी गांवों की ओर चले गए। इससे शहरी व्यापार पर असर पड़ा। तीसरा था सामंतवाद का प्रभाव। इस समय सामंतवाद बढ़ रहा था। राजा भूमि सामंतों को दान में देने लगे। सामंत अपने क्षेत्रों में कर वसूलते थे। किसानों और व्यापारियों पर कर का बोझ बढ़ने लगा था। इससे भी व्यापार की गतिविधियां कम हुई। लेकिन दक्षिण भारत में व्यापार बढ़ा। क्यों? क्योंकि जहां उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में व्यापार कमजोर पड़ गया था, वहीं दक्षिण भारत में व्यापार तेजी से विकसित हुआ। विशेष रूप से चोर, चेर और पांड्य राज्यों के व्यापार को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास स्थिति थी। दक्षिण भारत समुद्र से जुड़ा हुआ था। इस कारण वहां समुद्री व्यापार आसानी से हो सकता था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत का संपर्क विदेशों से बना। दूसरा था शक्तिशाली बंदरगाह था इनके पास। दक्षिण भारत में कई बड़े बंदरगाह विकसित हुए। इन बंदरगाहों से जहाज विदेशों तक जाते थे। यहाँ व्यापारियों की आवाजाही बढ़ी और व्यापार फलने फूलने लगा। चोलों ने समुद्री व्यापार को कैसे बढ़ाया? तो चोल वंश दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। उन्होंने समुद्री व्यापार को बहुत महत्व दिया। चोलों की कई नीतियां थी इसके लिए, जैसे कि मजबूत नौसेना। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। उनकी नौसेना समुद्री मार्गों की रक्षा करती थी। इससे व्यापारी सुरक्षित रूप से व्यापार कर पाते थे। दूसरा था विदेशी देशों से संबंध बढ़ने लगे। जैसे चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों
जैसे श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, मलाया से व्यापारिक संबंध बनाए। भारतीय व्यापारी इन देशों तक जाते थे। थर्ड था बंदरगाहों का विकास हुआ था। चोल शासकों ने बड़े बड़े बंदरगाह विकसित किए थे। इन बंदरगाहों पर जहाजों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था थी। इससे व्यापार तेजी से बढ़ा। भारत अब समझते हैं कि भारत विदेशों को क्या भेजता था। तो भारत उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से कई मूल्यवान वस्तुएं निर्यात होती थी, जैसे मसाले। मसालों में भी काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। इन मसालों को अरब और यूरोपीय व्यापारी खरीदते थे। और दूसरे थे कपड़ा भी निर्यात होता था, जैसे भारतीय सूती और रेशमी कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे। विदेशी में भारतीय कपड़ों की काफी मांग रहती थी। तीसरा था रत्न और आभूषण। भारत से हीरे, मोती, अन्य रत्न भी निर्यात किए जाते थे। भारतीय आभूषण विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करते थे। फोर्थ था हाथी दांत और धातुएं, यानी हाथी दांत और धातुएं से बनी वस्तुएं भी विदेशों में भेजी जाती थी। भारत कई देशों से व्यापार करते थे, जैसे कि अरब देशों से, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका। इन देशों के व्यापारी भारत आते थे और भारतीय व्यापारी विदेश जाते थे। व्यापार के कई प्रभाव हम पे पड़े, कई लाभ हुए हमें इससे, जैसे आर्थिक समृद्धि। व्यापार से कई राज्यों की आय बढ़ी। समुद्री व्यापार के कारण बंदरगाहों के आसपास बड़े नगर विकसित हुए। विदेशी व्यापार के कारण भारतीय संस्कृतियां दूसरे देशों तक पहुंची। साथ ही विदेशी संस्कृति का भी प्रभाव भारत पर पड़ा। अब हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को विस्तार से समझते हैं। इस समय भारतीय समाज में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। नई जातियां और उपजातियां बनी। महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई और कई सामाजिक कुरीतियां बढ़ने लगी। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और कठोर हो गई। कैसे? तो प्राचीन भारत में समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल तक आते आते यह व्यवस्था पहले से ज्यादा कठोर हो गई। इसका मतलब क्या था कि पहले लोग कुछ हद तक अपना काम बदल सकते थे, लेकिन अब व्यक्ति का पेशा और सामाजिक स्थान जन्म से तय माना जाने लगा। यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही रहेगा, किसान का पुत्र किसान ही होगा और लोहार का पुत्र लोहार ही माना जाएगा। समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ गई। ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिला। उन्हें भूमि दान, करों में छूट, धार्मिक सम्मान भी दिया जाता था। राजा भी ब्राह्मणों को विशेष आदर देते थे क्योंकि वे धर्म और शिक्षा से जुड़े हुए थे। शूद्रों और निम्न जातियों की स्थिति, निम्न जातियों के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उच्च जातियों से दूरी बनाए रखना था। सामाजिक भेदभाव सहना पड़ता था। इससे समाज में असमानताएं बढ़ी। इस समय केवल 4 वर्ण ही नहीं रहे, बल्कि हजारों जातियां और उपजातियां बनने लगी। इसके कई कारण थे। अलग अलग व्यवसाय, जैसे हर पेशे के लोगों को अलग जाति बनने लगी, जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, सुनार आदि। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अलग अलग पहचान बनने लगी। कई विदेशी समूह भारत आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। उन्हें भी अलग जातियों में शामिल किया गया। समाज बहुत जटिल हो गया। जाति के आधार पर लोगों की पहचान होने लगी। किससे विवाह होगा, कौन सा काम करेगा, समाज में उसका स्थान क्या होगा, यह सब जाति तय करने लगी थी। प्रारंभिक मध्यकालों में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर होने लगी। शिक्षा में कमी, महिलाओं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाने लगा। उन्हें घर तक सीमित रखा जाने लगा। स्वतंत्रता में कमी होने लगी। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में कम अवसर मिलने लगे। उनकी स्वतंत्रता घटने लगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ क्षेत्रों में पर्दा प्रथा इस प्रभाव बढ़ा, यानी कि पर्दा प्रथा शुरू हो गई। महिलाओं के घर के अंदर रहने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इस समय बाल विवाह तेजी से बढ़ने लगा। कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सामाजिक असुरक्षा, परंपरा और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के कारण बाल विवाह से शिक्षा प्रभावित हुई। महिलाओं का स्वास्थ्य कमजोर हुआ। उनकी स्वतंत्रता कम हुई। कुछ क्षेत्रों में तो सती प्रथा भी बढ़ने लगी। सती प्रथा क्या थी? तो यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को पति की चिता के साथ जलने के लिए प्रेरित या मजबूर किया जाता था। हालांकि ये प्रथा पूरे भारत में समान रूप से नहीं थी, लेकिन कुछ राजपूत और उच्च वर्गीय समाजों
में इसका प्रभाव दिखाई दिया। इससे महिलाओं की स्थिति और कमजोर हुई, समाज में पुरुष प्रधान हुआ, सोच मजबूत होने लगी। फिर भी महिलाओं का कई योगदान रहे। फिर भी महिलाएं शिक्षा, धर्म, प्रशासन में सक्रिय थी। कुछ रानियां और विदुषी महिलाएं समाज में सम्मानित भी थी, यानी पूरी तरह अंधकार नहीं था, लेकिन सामान्य महिलाओं की स्थिति पहले भी की तुलना में और कमजोर होने लगी थी। जो बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं थी, रानियां थी, उनकी स्थिति तो अच्छी थी, समाज में सम्मान भी मिलता था उन्हें, लेकिन जो सामान्य महिलाएं थी, उनकी स्थिति पहले की तुलना में भी और ज्यादा कमजोर होने लगी। अब हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी कि लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत में धार्मिक जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिले। इस समय हिंदू धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ और विशेष रूप से शैव धर्म और वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय बने। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने अपने राज्य में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। अधिकतर शासक हिंदू धर्म के समर्थक थे, इसलिए मंदिरों, धार्मिक ग्रंथों और पूजा पद्धतियों का विकास तेजी से हुआ। इस समय हिंदू धर्म दो धाराओं में ज्यादा विकसित हुआ, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। शैव धर्म से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। प्रारंभिक मध्यकाल में शिव को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाने लगा। राजाओं ने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और अनेक क्षेत्रों में शिव भक्ति फैल गई। शैव धर्म की कई विशेषताएं थी, जैसे कि शिवलिंग की पूजा का महत्व बढ़ा, कैलाशनाथ, नटराज और महादेव जैसे रूप प्रसिद्ध हुए, साधु संत और मठों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने बड़े बड़े शिव मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये मंदिर शैव धर्म की महानता को दर्शाते हैं। तीसरा जो था वो था वैष्णव धर्म विकास। मतलब वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु को और उनके अवतारों की पूजा की जाती थी। विशेष रूप से राम और कृष्ण की भक्ति लोकप्रिय हुई। वैष्णव धर्म भक्ति भावना का विकास किया। इन्होंने रामायण और महाभारत का प्रभाव बढ़ा। विष्णु के दशावतार की मान्यता मजबूत हुई। मंदिरों में भजन, कीर्तन और धार्मिक उत्सव होने लगे। इनके प्रमुख मंदिर जगन्नाथ मंदिर, पुरी बद्रीनाथ मंदिर, दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिर। इन मंदिरों ने वैष्णव धर्म को पूरे भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर निर्माण कला अपने चरम पर पहुंच गई। राजा अपनी शक्ति और धार्मिक आस्था दिखाने के लिए विशाल मंदिर बनवाते थे। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थापत्य शैलियां विकसित हुई। जैसे पहली नगर शैली उत्तर भारत में विकसित हुई। मंदिरों के शिखर ऊंचे और घुमावदार होते थे। दूसरी द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई। मंदिरों में विशाल गोपुरम और प्रांगण हुए करते थे। तीसरी थी वेसल शैली, उत्तर दक्षिण शैली का मिश्रण, यानी कि यहाँ पे ऊंचे घुमावदार शिखर भी होते थे और गोपुरम और प्रांगण भी होते थे। ये मंदिरों के निर्माण की शैलियां थी। मतलब कुछ मंदिर होते ना जैसे ऊपर से घुमावदार होते थे, कुछ मंदिरों में प्रांगण होता था, वैसे जो घुमावदार होते थे उन्हें नागर शैली में डाला गया। जो गोपुरम और प्रांगण होते थे जिन मंदिरों में, उन्हें द्रविड़ शैली में डाला गया। और जो जिस मंदिर में दोनों होते थे, ऊंचे घुमावदार शिखर भी होते थे और गोपुरम और प्रांगण भी होते थे बड़े बड़े, वो वेसल शैली कहलाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि उस समय मंदिर केवल भगवान की पूजा करने के स्थान नहीं थे, वे समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मंदिरों में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। यहाँ वेद, पुराण, गणित, ज्योतिष, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मंदिरों से जुड़े गुरुकुल और मठ ज्ञान के केंद्र बन गए थे। कई विद्वान और शिक्षक मंदिरों में रहते थे। इन पे ये सारे विषय पढ़ाए जाते थे जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे वेद, पुराण, गणित, ज्योतिष, संस्कृत, दर्शन शास्त्र। इस तरह से मंदिरों को राजा और अमीर लोग भूमि दान देते थे। इन मंदिरों के पास बहुत संपत्ति होती थी। मंदिरों में अनाज संग्रह होता था, व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, लोगों को रोजगार मिलता था। किसान, व्यापारी और कारीगर मंदिरों से जुड़े रहते थे। इस प्रकार मंदिर स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया था।
मंदिरों में संगीत, नृत्य और कला का विकास हुआ। नृत्य कार्यक्रम होते थे यहाँ पे, धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते थे और मूर्ति कला और चित्रकला को बढ़ावा भी मिला। दक्षिण भारत में मंदिरों से भरतनाट्यम जैसे नृत्य जुड़े। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी जो उस समय की संस्कृति को दर्शाती थी। मंदिरों और हिंदू धर्म के विकास का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। सकारात्मक जो प्रभाव पड़े वो थे कि कला और स्थापत्य का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, धार्मिक एकता मजबूत हुई। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी बढ़े, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारा धन जमा होने लगा, समाज में उच्च नीच और जातीय व्यवस्था मजबूत होने लगी। मध्यकालीन भारत में होने वाले भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर की पूजा, प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से की जाती थी। इस आंदोलन में ये कहा गया था कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन यज्ञ, कर्मकांड या जाति का सहारा जरूरी नहीं, सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है। भक्ति आंदोलन ने लोगों को यह सिखाया कि भगवान सबके लिए समान है, जाति पाति का भेद गलत है, प्रेम और भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुई। उस समय दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली राज्य स्थापित थे, जैसे चोल वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश। इन राज्यों में मंदिर संस्कृति बहुत विकसित हो रही थी। इसी वातावरण में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। अलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवार शब्द का अर्थ होता है भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति। इन संतों ने विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने प्रेम और भक्ति को महत्व दिया। तमिल भाषा में भजन लिखे, जाति व्यवस्था का विरोध किया, सभी लोगों को समान माना। आलवार संत गांव-गांव जाकर भक्ति गीत गाते थे और लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करते थे। नयनसार संत भगवान शिव के भक्त थे। इन्होंने शिव धर्म का प्रचार किया और शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। नयनसार संतों की विशेषता ये थी कि वे शिव के परम भक्त थे। इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया, भक्ति को सबसे बड़ा मार्ग बताया, तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखे, समाज में समानता का संदेश दिया। नयनसार संत भी लोगों के बीच जाकर शिव भक्ति का प्रचार करते थे। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि संतों ने संस्कृत की जगह स्थानीय भाषा तमिल का प्रयोग किया। इससे सामान्य लोग भी धर्म और भक्ति को आसानी से समझ पाए। पहले धार्मिक ज्ञान केवल विद्वानों तक सीमित था, लेकिन अब आम जनता भी धार्मिक विचारों से जुड़ने लगी। उस समय समाज में कई समस्याएं थी। जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, उच्च नीच का भेद बढ़ गया था और धार्मिक कर्मकांड बहुत जटिल हो गए थे। आम लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे। ऐसे में अलवार और नयनसार ने सरल भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा भगवान तक पहुंचने के लिए केवल सच्ची श्रद्धा ही चाहिए। इसीलिए भक्ति आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। दक्षिण भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, शिक्षा, सांस्कृतिक, संगीत, नृत्य और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। भक्ति आंदोलन ने मंदिरों को समाज से और अधिक जोड़ दिया। भक्ति आंदोलन के कई प्रभाव पड़े, जैसे कि धर्म सरल बना। अब लोग बिना कठिनाई के कर्म कांड के भगवान की पूजा कर सकते थे। भक्ति संतों ने कहा कि भगवान की नजर में सभी समान हैं। तमिल भाषा में भक्ति साहित्य लिखा गया, जिससे स्थानीय भाषाएं समृद्ध हुई। भजन, कीर्तन और भक्ति गीत लोकप्रिय हुए। दक्षिण भारत से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में पूरे भारत में फैल गया। उत्तर भारत में आगे चलकर कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संतों ने इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। अब जानते हैं इस समय के सांस्कृतिक विकास को। तो प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में नए राज्य बने। इन राज्यों ने अपनी अपनी भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस कारण भारत की संस्कृति और भी विविध और समृद्ध बन गई। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी यहाँ पर हुआ। इस समय संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा तेजी से विकास हुआ इनका भी। पहले अधिकतर धार्मिक और विद्वानों की भाषा संस्कृत थी, लेकिन अब आम जनता अपनी स्थानीय भाषा को प्रयोग करने लगी।
जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी आदि। इन भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे। उत्तर भारत में हिंदी भाषा धीरे धीरे विकसित हुई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसपास के क्षेत्रों में अपभ्रंश भाषा से हिंदी का जन्म हुआ। वीर गाथाओं और लोक कथाओं का लेखन शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर रचनाएं जिस तरह से लिखी गई, इससे हिंदी साहित्य की नींव मजबूत हुई। पूर्वी भारत यानी बंगाल क्षेत्र में बंगाली भाषा का विकास हुआ। पाल वंश और सेन वंश के शासन में साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म और वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी बंगाली साहित्य पर पड़ा। दक्षिण भारत में तमिल भाषा पहले से समृद्ध थी, लेकिन चोल काल में इसका और अधिक विकास हुआ। तमिल साहित्य में भक्ति गीत, धार्मिक कविताएं, मंदिरों में जुड़े ग्रंथ लिखे गए। आलवार और नयनसार संत, इन दोनों संतों ने तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखे, जिससे भक्ति आंदोलन फैला। कन्नड़ और तेलुगु भाषा, कर्नाटक क्षेत्र में कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। राजाओं ने कवि और विद्वानों का संरक्षण किया। तेलुगु भाषा का विकास आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ और इसे पूर्व की इटालियन भाषा भी कहा जाता था, क्योंकि इसका उच्चारण मधुर माना जाता था। इस समय साहित्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। राजाओं ने अपने कवियों, लेखकों और विद्वानों को संरक्षण दिया। धार्मिक ग्रंथों, कविताओं, वीर गाथाओं और नाटकों की रचनाएं हुई। कई प्रमुख साहित्य विशेषताएं भी है, जैसे भक्ति साहित्य। भक्ति आंदोलन के कारण भगवान की भक्ति पर आधारित रचनाएं लिखी गई। वीर गाथाएं, राजपूत राजाओं की वीरता पर कविताएं लिखी गई। धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जुड़े ग्रंथों की रचनाएं हुई। इस कारण मंदिर स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंची। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भव्य मंदिर बनाए गए। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा केंद्र, आर्थिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बने। इन मंदिरों की विशेषता थी कि ऊंचा शिखर होता था, सुंदर नक्काशी होती थी और पत्थरों पर कलाकारी की जाती थी, जैसे खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का मंदिर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ, जिसमें विशाल गोपुरम, बड़े प्रांगण और भव्य मूर्तियां होती थी, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में जो कि है। यह चोल स्थापत्य कला का महान उदाहरण है। मूर्ति कला का विकास, मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर सुंदर मूर्तियां बनाई गई। इन मूर्तियों में देवी देवता, नर्तकियां, पशु पक्षी, युद्ध दृश्य दिखाए जाते थे। मूर्तिकार पत्थरों में इतनी सुंदर कला बनाते थे कि आज भी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इस समय चित्रकला भी विकसित हुई। धार्मिक कथाओं और राजाओं के जीवन को चित्रों में दर्शाया गया। मंदिरों और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए, जैसे चमकीले रंग, धार्मिक विषय, प्रकृति और मानव जीवन का चित्रण। इस समय सांस्कृतिक विकास पर भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे भारतीय क्षेत्रीय संस्कृतियां मजबूत हुई। हर क्षेत्र की अपनी भाषा और कला विकसित हुई। मंदिर संस्कृति का विकास भी हुआ, जैसे मंदिर समाज के केंद्र बन गए। साहित्य समृद्ध हुआ, नई भाषाओं में लेखन शुरू हुआ। भारतीय कला विश्व प्रसिद्ध हुई। मंदिर और मूर्तियां आज भी भारत की पहचान है। आरंभिक मध्यकालीन भारत के समय होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो जब कोई भारी व्यक्ति, देश या विदेशी शक्ति किसी दूसरे देश पर हमला करके वहां शासन स्थापित करने का प्रयास करती है, तो उसे विदेशी आक्रमण कहा जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से सबसे पहले बड़े आक्रमणों में अरबों का आक्रमण शामिल था। अरब आक्रमण में अरब लोग पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र में रहते थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय के बाद अरबों की शक्ति तेजी से बढ़ी। उन्होंने बहुत कम समय में ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब उनका लक्ष्य भारत की ओर बढ़ना था। भारत पर अरबों की नजर क्यों पड़ी? क्योंकि भारत धन संपत्ति का आकर्षण था। भारत उस समय बहुत समृद्ध देश माना जाता था। यहाँ सोना, मसाले, रेशम, कपड़ा, कीमती रत्न सब बहुत प्रसिद्ध थे। अरब व्यापारी पहले से भारत आते थे, इसलिए उन्हें भारत की
समृद्धि का ज्ञान था। अरब लोग समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे। सिंध और पश्चिमी भारत के बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अरब शासक इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। वे नए क्षेत्रों को जीतकर अपने धार्मिक राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहे थे, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम अरब सेनापति था। वह उम्मयद खिलाफत के अधीन कार्य करता था। उसे इराक के शक्तिशाली गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने भारत पर आक्रमण के लिए भेजा था। सिंध पर आक्रमण का कारण ये था कि कहा जाता है कि जब अरब व्यापारियों के जहाज को समुद्री लुटेरों लूट लिया था, उन जहाजों में मुस्लिम महिलाएं और व्यापारी भी थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के राजा दाहिर से सहायता मांगी, लेकिन सहायता नहीं मिली। इसे बहाना बनाकर अरबों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। सिंध 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। युद्ध कैसे हुआ तो अरब सेना संगठित हुई और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उन्होंने बड़ी युद्ध मशीनों का उपयोग किया। सिंध की सेना उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए अंततः राजा दाहिर युद्ध में मारा गया और अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। अरबों ने सिंध और मुल्तान पर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने प्रशासन व्यवस्थित किया, कर वसूली शुरू की और इस्लामी शासन लागू किया। कुछ स्थानों पर मंदिरों को कर केंद्र बनाया गया। अब अरब आक्रमण की वजह से कई प्रभाव भी हमारे भारत में पड़े। अरब लोग भारतीय ज्ञान से प्रभावित हुए। भारत से गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद का ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा। भारतीय अंकों को अरबों ने अपनाया, जिन्हें बाद में दुनिया ने अरेबिक न्यूमेरल्स कहा। व्यापार बढ़ने लगा। भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। भारत में इस्लाम का प्रवेश धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ सिंध क्षेत्र में, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। हालांकि अरब सिंध से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। छोटे छोटे राज्यों में बटा भारत विदेशी आक्रमणों के लिए कमजोर साबित हुआ। अब आगे चलकर भारत पर तुर्कों ने आक्रमण शुरू किए। तुर्क मध्य एशिया के योद्धा थे। वे बहुत कुशल घुड़सवार और सैनिक माने जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तुर्क शासक भारत की अपार धन संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति और राजनीतिक कमजोरी से आकर्षित हुए। तुर्क शासक में जो सबसे पहले शासक थे जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया, वो थे मोहम्मद गजनवी। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसने पंजाब, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसका प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। गजनवी के बाद भारत में मोहम्मद गौरी आए। उसने केवल लूटपाट नहीं की, बल्कि भारत में स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत करी। आते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का महत्व। तो इस पूरे विषय को आसान भाषा में समझते हैं तो सबसे पहला जो महत्व है वो है नए राज्यों का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। अब पूरे भारत पर एक ही शक्तिशाली साम्राज्य का नियंत्रण नहीं रहा। इसके परिणाम स्वरूप कई छोटे छोटे और बड़े राज्य उभरकर सामने आए। उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश थे वो थे गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चौहान, परमार, चंदेर वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे चोल, पल्लव, चालुक्य और पांड्य। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते थे, विशेषकर कन्नौज पर अधिकार को लेकर। इसका महत्व यह था कि भारत में क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई, स्थानीय प्रशासन विकसित हुआ, अलग अलग क्षेत्रों की पहचान बनी, कई नई संस्कृतियों का, परंपराओं का जन्म हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल में भारत की विविधता और अधिक बढ़ी। पहले संस्कृत भाषा का अधिक प्रभाव था, लेकिन अब क्षेत्रीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। प्रमुख भाषाएं जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, इन भाषाओं में साहित्य रचना शुरू हुई। उदाहरण जैसे कि तमिल में भक्ति साहित्य, कन्नड़ में धार्मिक ग्रंथ, बंगाली और हिंदी में लोक साहित्य।
सांस्कृतिक विकास भी हुआ, जैसे लोक संगीत बढ़ा, लोक नृत्य विकसित हुआ, क्षेत्रीय त्योहार लोकप्रिय हुआ, अलग अलग पहनावे और खान पान विकसित हुए। भारत की एकता में विविधता की नींव इसी समय और मजबूत हुई। मंदिर स्थापत्य का विकास, यह कला भारतीय मंदिर निर्माण कला का स्वर्ण युग माना जाता है। राजाओं ने अपनी शक्ति और धार्मिक आस्था दिखाने के लिए विशाल मंदिर बनवाए। उत्तर भारत की शैली नागर शैली थी। इन मंदिरों में ऊंचे शिखर होते थे, उदाहरण खजुराहो का मंदिर और कोणार्क का मंदिर। दक्षिण भारत की शैली थी द्रविड़ शैली। इन मंदिरों में बड़े गोपुरम और विशाल परिसर होते थे, जैसे बृहदेश्वर, तंजावुर, महाबलीपुरम के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वो शिक्षा, कला, संगीत, व्यापार, आर्थिक, समाज को जोड़ने का कार्य भी करते थे। इसका महत्व यह था कि स्थापत्य कला विकसित हुई, मूर्ति कला और चित्रकला को बढ़ावा मिला, भारतीय संस्कृति मजबूत हुई। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। राजाओं ने जंगल कटवाए, नई भूमि खेती के लिए तैयार करवाई, सिंचाई व्यवस्था विकसित की, भूमि दान प्रथा शुरू करी, जैसे राजा ब्राह्मणों, मंदिरों, सामंतों को भूमि दान देते थे। इससे नए गांव बसने लगे, खेती का क्षेत्र बढ़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लेकिन किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ गया। कृषि का विस्तार का महत्व, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, गांवों का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। जो फिफ्थ है वो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत। प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। इसके प्रमुख संत आलवार और विष्णु भक्ति से जुड़े थे, नयनसार जो शिव भक्ति से जुड़े थे। इन संतों ने कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन यज्ञ जरूरी नहीं, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, सरल भाषा में भक्ति का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन का कई प्रभाव पड़े, जैसे धर्म लोगों के करीब आया, समाज में समानता की भावना बढ़ी, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई। इस काल के अंत में भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे, जैसे अरब आक्रमण। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद तुर्क आक्रमण शुरू हुए। मोहम्मद गजनवी ने कई बार भारत पर हमला किया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, दिल्ली जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग खुला। भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया और भारतीय इस्लामी और संस्कृति। तो दोस्तों, आज हमने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अवधारणा को विस्तार से समझा। हमने जाना कि इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार बड़े परिवर्तन हुए, कैसे ये समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।